नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने घटनाक्रम के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को रिमांड खत्म होने से पहले ही जेल भेज दिया। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा की एसआईटी को 3 दिनों की रिमांड मिली थी, जो कि शुक्रवार की सुबह 10 बजे खत्म होनी थी। लेकिन आज लखीमपुर खीरी के तिकुनिया चौराहे पर घटनाक्रम का रिक्रिएशन करने और बनवीरपुर गांव में दंगल के कार्यक्रम को लेकर पूछताछ करने के बाद एसआईटी की टीम ने आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया। अभी तक एसआईटी आशीष मिश्रा से जेल के बाहर पुलिस लाइन में पूछताछ कर रही थी। तो ये तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं हम आपको लखीमपुर खीरी की तिकुनिया की, जहां पर पूरा लखीमपुर का कांड हुआ था और रिक्रिएशन किया गया। देखिए, 3 गाड़ियां थी उस वारदात में और 3 गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए आज रिक्रिएशन करवाया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को रिमांड अवधि खत्म होने से पहले ही जेल में दाखिल किया जा रहा है। ये देखिए, आशीष मिश्रा यहाँ बैठे हुए हैं और उनको पुलिस की टीम जेल लेकर जा रही है। जेल के भी दरवाजे खुले हुए हैं और यहाँ से पुलिस टीम सीधे आशीष मिश्रा को जेल के भीतर दाखिल कर रही है। आपको बता दें कि आशीष की रिमांड अवधि कल सुबह 10 बजे, यानी 3 दिन की जो रिमांड मिली थी वो कल सुबह 10 बजे पूरी होनी थी, लेकिन पुलिस ने रात में ही उनको जेल में दाखिल कर दिया है। और सामने आप कैमरे में नज़ारा देख रहे हैं कि पुलिस की टीम, उनको स्पेशल टीम जो विशेष जांच टीम है वो लेकर आई है और आशीष मिश्रा को जेल में दाखिल किया जा रहा है। जो सारी औपचारिकता हैं वो पूरी हो चुकी हैं रात में ही, चूंकि उनसे पूछताछ पूरी हो चुकी थी और घटना स्थल पर ले जाके जो वेरिफिकेशन करना था, सत्यापन करना था, लोगों से आमना सामना कराना था, वो भी हो चुका है। इसलिए पुलिस सूत्रों का कहना है कि उनका काम खत्म हो चुका था यहाँ पे, इसीलिए रिमांड अवधि पूरी होने से पहले उन्हें जेल में दाखिल कर दिया गया है। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी ने मामले में सलीम और शाहरुख को सरकारी गवाह बना लिया है। गवाह बनाने के बाद दोनों आरोपियों को एसआईटी ने कोर्ट में पेश किया। बताया जा रहा है कि सलीम ने ही अंकित दास को घटना वाले दिन स्कॉर्पियो गाड़ी से नेपाल के बढ़नी बॉर्डर तक छोड़ा था। पुलिस ने सलीम को हिरासत में लेकर लखनऊ में लंबी पूछताछ की, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ था। वहीं दूसरा आरोपी शाहरुख अंकित दास के निजी सुरक्षा कर्मी मोहम्मद काले उर्फ लतीफ का भतीजा है, जो कि दंगल के वक्त बनवीरपुर गांव में मौजूद था। अब इन दोनों गवाह के जरिए एसआईटी लखीमपुर कांड की कई खुलासे करेगी। और लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी ने तिकुनिया में घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया। घटनास्थल पर रिक्रिएशन की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर, तमाम अधिकारी पहुंचे, आशीष मिश्रा को लेकर पहुंचे, अन्य आरोपियों को भी लेकर पहुंचे मौका वारदात पर और पूरा रिक्रिएशन किया गया और ये समझने की कोशिश की गई कि किस हालात में ये पूरा कांड हुआ और उस वक्त की क्या स्थितियां बनी थी। तो लखीमपुर हिंसा की जांच में जुटी आरोपियों को लेकर घटनास्थल पहुंची पुलिस। सच जानने के लिए पुलिस ने मौके पर सीन रिक्रिएशन किया। पुतले बनाकर वायरल वीडियो की तरह सीन को रिक्रिएट किया गया। इस दौरान आशीष मिश्रा सहित अन्य 3 आरोपी भी मौजूद रहे। तो सीन रिक्रिएशन के लिए पुलिस ने 3 काले पुतले बनाए थे। मौके पर ठीक उसी तरह से पीछे से एक जीप लाई गई और लखीमपुर हिंसा के मामले में वायरल वीडियो में थार जीप किसानों को कुचलते दिखी थी। सीन रिक्रिएशन के लिए पुलिस ने पुतलों के साथ कुछ लोगों को काले झंडों के साथ खड़ा भी किया और इसके पहले मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना स्थल पर आरोपियों से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश की कि घटना के वक्त सभी कब और कहां मौजूद थे और साथ ही उस दिन पूरा घटनाक्रम क्या था। तो देखिए, ये असल में घटना का सीन था और तिकुनिया में क्राइम ब्रांच ने रिक्रिएशन किया। 4 आरोपी मौका वारदात पर मौजूद रहे। हालांकि आशीष मिश्रा को गाड़ी से नीचे नहीं उतारा गया और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। एसआईटी के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी। पुतला बनाकर सीन रिक्रिएट किया गया। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे ने लखीमपुर हिंसा मामले में किसानों को लेकर विवादित बयान दिया। इस एबीपी गंगा के सवालों पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इस समय तो किसान देश की राजनीति केंद्र बिंदु है। लखीमपुर खीरी पर चाहे प्रियंका हो चाहे अखिलेश हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। इवन प्रियंका ने तो 2 अपने चीफ मिनिस्टर उतार दिए हैं, पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक। तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि ये जो किसानों को लेकर इस समय जो बीजेपी बैकफुट पे?
कोई बैकफुट पर बीजेपी नहीं है। लखीमपुर में केवल सरदार ही किसान नहीं है, और भी किसान हैं। वो केवल सरदार थे। जहाँ से आप लोग को याद करिए तो पिछला जो आंदोलन भिंडरवाला का हुआ था वही तो शुरू हुआ था। तो क्या लग रहा है ये कौन लोग हैं जिन लोगों का? ये लोग आतंकवादी हैं। आतंकवादी? हाँ, ये लोग बढ़ के मिल करके कुछ भोले भाले किसानों को लेकर के और ये आंदोलन किए थे। यानी आपके हिसाब से कि जो लोग कुचले गए वो आतंकवादी हैं? नहीं, कुचले गए नहीं, कुचले गए कि हम मान लें। जो आप आतंकवादी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये किस आतंकवादी उसमें कुछ मिले हुए थे जिन्होंने इस आंदोलन को बिगाड़ा। और यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन किस पर भारी है, जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। तो 2022 विधानसभा चुनाव के लिए आरएलडी और सपा में गठबंधन होगा या नहीं, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी गठबंधन ने पिछले दिनों इस सवाल पर जवाब में कहा था कि 2022 की बात 2022 में करेंगे। वहीं आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे की माने तो सपा और आरएलडी के बीच वैचारिक गठबंधन है। साथ ही जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। और जहां तक बात 2022 के लिए गठबंधन की है तो उस पर सैद्धांतिक सहमति है, लेकिन सीटों को लेकर अभी बातचीत होनी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में गुंडों को समर्थन था, भ्रष्टाचार और जातिवाद का बोलबाला था। मोदी सरकार और योगी सरकार में कृषि क्षेत्र में खाद से लेकर जैविक खेती पर अनुदान मिल रहा है। राज्य के अंदर योगी सरकार इसलिए आई कि उनके राज्य में और उनके शासनकाल में आतंकवाद का बम फटता था। 4.5 साल पहले कहाँ बम फट जाए, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। गुंडों को सरकार संरक्षित करती थी। पहली बार केंद्र सरकार केंद्र सरकार ने आदरणीय मोदी जी योगी के नेतृत्व में कृषि यंत्र 40 से लेकर 80% तक सब्सिडी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसंघ के समय के पूर्व विधायक नारायण जी उर्फ भुलाई भाई से यूपी भवन में मुलाकात की। इनकी उम्र 107 साल है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में थे और राजनाथ सिंह से मिलने का समय मांग रहे थे। राजनाथ सिंह को जब ये बात पता चली तो वो मिलने के लिए आए। इस दौरान उन्होंने पुराने दिनों को याद किया। देखिए, ये सबसे पुराने और सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, विधायक रहे हैं और उम्र 107 साल है। यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बलिया दौरे पर माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर सपा पर हमला बोला। आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि जिस सपा सरकार के समय मुख्तार अंसारी जेल में गाजीपुर के डीएम के साथ बैडमिंटन खेला करता था, आज वही मुख्तार बांदा जेल में चारपाई और मच्छरदानी मांग रहा है। मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गाजीपुर की जिला जेल में जिस बैरक में रहता था वो एसी सूट की तरह बना दिया जाता था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गाजीपुर का डीएम जाकर के जेल के अंदर मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेला करता था। लेकिन आज वही मुख्तार अंसारी जो सपा के राज में और जो पंजाब में कांग्रेस के राज में जेल में एसी सूट की सुविधाएं प्राप्त करता, 5 स्टार की सुविधाएं प्राप्त करता है, आज वही मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में चरपाई और मच्छरदानी मांग रहा है। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य बरेली दौरे पर आई, जहां पर उन्होंने हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले यशपाल आर्य पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा को किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा में आज भी बहुत से दलित नेता हैं। यशपाल आर्य की बुद्धि भ्रमित हुई है, इसलिए वो निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस में शामिल हुए। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी में आज भी सबसे ज़्यादा दलित नेता है, दलित जनप्रतिनिधि हैं और यशपाल आर्य जी का कांग्रेस की तरफ जाना मुझे तो आश्चर्यचकित लगता है, क्योंकि जिस हरीश रावत को देखते हुए वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे, आज पुनः उन्हीं हरीश रावत जी के साथ में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। तो एक आश्चर्य का विषय है और हो सकता है कोई उनका व्यक्तिगत उनका कोई अपना सोच रही हो।
यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी अपने गृह जनपद महोबा पहुंचे, जहां पर उन्होंने महोबा की लाइफलाइन कही जाने वाली अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक करके परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान राजेंद्र तिवारी ने शक्तिपीठ बड़ी मां चंद्रिका के दर्शन किए। इसके बाद कीरत सागर पहुंचकर पर्यटन को लेकर किए जा रहे काम और विकास कार्यों का भी उन्होंने जायजा लिया। मेरे मन में तो बचपन से ही, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ और मेरी जन्मभूमि भी है, मातृभूमि भी है, कर्मभूमि भी है। ये जरूर है कि पिछले लगभग 1.5-2 सालों से कोरोना के कारण कई बार कोशिश की कि हाँ आऊँ, लेकिन आने का समय नहीं मिल पाया। तो समय के साथ साथ कोरोना का इतना काल था कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा आना जाना भी नहीं था। मुझे बड़ी खुशी है कि आज माता बड़ी चंद्रिका जी के दरबार में आने का सौभाग्य मिला है। अपर मुख्य सचिव उन्नीस अवस्थी ने लखनऊ आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस के निर्माण के काम का निरीक्षण किया। इस दौरान वो देर शाम आजमगढ़ पहुंचे। यहां पर उन्होंने मंडलायुक्त, डीआईजी, एसपी और डीएम के साथ एक्सप्रेसवे से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिवाली के मौके पर एक्सप्रेसवे की सौगात जनता को दी जाएगी। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मिर्जापुर की। मिर्जापुर जिले में विंध्य कॉरिडोर का काम फिर से शुरू होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये कॉरिडोर 2022 के नवरात्रि तक पूरा हो जाएगा। वैसे भी गंगा किनारे मौजूद मां विंध्यवासिनी धाम पर देश भर के लोग यहां पर मत्था टेकने आते हैं, जिसे सुविधाजनक और भव्य बनाने के लिए प्रशासन की ओर से 500 मकान खरीदकर ध्वस्तीकरण किया गया, जिससे मंदिर तक 50 फीट की रोड का निर्माण हो पाए। ये मंदिर परकोटा अष्टकोणी बनेगा। तिरुपति बालाजी की तर्ज पर यहाँ पर मुंडन संस्कार के लिए हॉल होगा। मंदिर परिसर में यज्ञशाला, ध्यान केंद्र के साथ लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। परिसर तक आने जाने के लिए बैटरी रिक्शा चलाए जाएंगे। विंध्य कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण है, शासन की शीर्ष प्राथमिकता में है। और सबसे खास बात यह है कि जो माँ विंध्यवासिनी का यह स्थल है विंध्य क्षेत्र का, ये पूरे देश में ही नहीं दुनिया भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है और बड़े बड़े आयोजन यहाँ होते हैं। और माँ विंध्यवासिनी के साथ यहाँ पर काली खो और माँ अष्टभुजा का ये पूरा त्रिकोण है। हर्ष फायरिंग की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर बारात में एक शख्स असलहे से खुलेआम हर्ष फायरिंग कर रहा है। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला बिसौली कोतवाली के नागपुर गांव का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में। तस्वीर बदायूं की दिखा रहे हैं, जहां पर हर्ष फायरिंग हो रही है। मामला बिसौली कोतवाली के नागपुर गांव का है और ये तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये जो शादी विवाह में हर्ष फायरिंग होती है, लोगों को खामियाजा कई बार भुगतना पड़ जाता है, इसका सिलसिला कब थमेगा? यूपी पुलिस ने प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। रायबरेली में ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां आपराधिक गतिविधियों में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने जिला बदर किया। इस दौरान ढोल के साथ मुनादी कराई गई। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर मजरे गौरा रुपई का है, जहां पर आरोपी सोहन पासी पर संगीन धाराओं में 6 से ज्यादा केस दर्ज हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी इस पर गैंगस्टर के तहत 2 बार कार्रवाई की जा चुकी है। यदि यह व्यक्ति आपके गांव में, क्षेत्र में या जिले की सीमा के अंदर कहीं भी जिला बदर अवधि के दौरान दिखाई देता है, तो आप तत्काल पुलिस को सूचना दें। इसके खिलाफ फिर से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए शाहजहांपुर के सारथ सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में यहां पर मौजूद लोगों ने नमाज़ों से अपने लाल को अंतिम विदाई दी। सेना के जवानों ने उन्हें सलामी दी। आपको बता दें कि सारथ सिंह बंडा ब्लॉक के अख्तियारपुर भोकल के रहने वाले थे। इस दौरान यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना हापुड़ में पुलिस और स्वाट टीम ने 15,000 के नामी 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इस दौरान इनके 3 साथी भागने में कामयाब रहे। एनकाउंटर के दौरान दोनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचा और गोकुशी में इस्तेमाल सामान बरामद किया है। आरोपियों के नाम दानिश और नदीम है।